गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास विषय के सेमेस्टर 4 MGC 6 के बारे में, जिसमें आज अध्ययन करेंगे कि नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। नेपोलियन असफल क्यों रहा, जो पूरे यूरोप में 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक एक छत्र राज्य किया। उस नेपोलियन को भी पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सैनिक और राजनीतिक नेता था। उसने फ्रांसीसी क्रांति के बाद देश को स्थिरता दी, यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया, परंतु अत्यधिक महत्वाकांक्षा, गलत नीतियों और कुछ ऐतिहासिक भूलों के कारण अंततः वह असफल हुआ। आइए हम जानते हैं कि असफलता के क्या कारण हैं। पहला, अपने दोस्त रूस पर 1812 में आक्रमण करना। यानी कि पहला कारण रूस पर आक्रमण 1812। नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी रूस पर आक्रमण करना। उन्होंने 1812 ईस्वी में लगभग 6 लाख सैनिकों के साथ रूस पर आक्रमण कर दिया। शुरुआत में वह मॉस्को तक पहुंच गए, परंतु रूसियों ने अपनी रणनीति के तहत, यानी खाद्यान्न को नष्ट करना, संसाधन को नष्ट करके, जिससे दुश्मन को कुछ न मिले और भूख और ठंड बीमारी से मर जाए, और यह नीति अपनाकर नेपोलियन को रूसियों ने पराजित कर दिया, जो 5 से 6 लाख सैनिक लेके गए थे। हारते समय मात्र 50 से 60 हजार सैनिक बचे, यानी उनकी पूरी सैनिक शक्ति को उन्होंने युद्ध में नहीं, एक नई रणनीति के तहत फंसाकर बुरी तरह बर्बाद कर दिया। दूसरा, इंग्लैंड के साथ संघर्ष और महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू किया था, जिसमें यूरोपीय देशों को इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यह योजना उल्टी साबित हुई। इससे यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, और जबकि इंग्लैंड ने समुद्री रास्तों से व्यापार जारी रखा, इससे फ्रांस को आर्थिक नुकसान हुआ, और अन्य देश जो नेपोलियन के दोस्त थे वह भी असंतुष्ट थे। तीसरा, अत्यधिक विस्तार और साम्राज्य की कमजोरी। नेपोलियन ने यूरोप में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। इटली, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड आदि क्षेत्र इसमें शामिल थे। इन क्षेत्रों पर शासन को बनाए रखना बड़ी कठिन काम था। स्थानीय जनता में असंतोष था, फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे थे। इतनी बड़ी सीमा की रक्षा करना हर समय संभव नहीं है। नेपोलियन को भी इसका सामना करना पड़ा। स्पेन में विद्रोह और गुरिल्ला युद्ध। स्पेन में नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ को राजा बनाया। इस फैसले से स्पेन की जनता रुष्ट थी। वह पहाड़ी एरिया था। वह गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, छोटे छोटे समूह बनाया और फ्रांसीसी सेनाओं पर अचानक हमला किया, और इससे तो फ्रांसीसी सैनिक सह ही नहीं पाए। अचानक हमले के लिए वे तैयार नहीं थे। यह युद्ध लंबे समय तक चला। फ्रांस की सेनाएं थक गई, बहुत हानि हो गई, सेनाएं की काफ़ी क्षति हुई, बहुत सारे सेनाएं मारे गए। और यूरोपीय देशों का गठबंधन। अब हम देखते हैं कि नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव से रूस भी डर रहा था, ऑस्ट्रिया भी डर रहा था,
पर्सा भी डर रहा था, इंग्लैंड भी डर रहा था। इन लोगों ने एक मोर्चा फिर से बना लिया और इस मोर्चा को पराजित करना आसान नहीं था। इस शक्तिशाली गठबंधन ने नेपोलियन की सेनाओं को एक के बाद एक युद्ध में पराजित किया और 1814 ईस्वी में नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसे निष्कासित करके एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया। जो वाटरलू की हार 1815, एल्वा से भागकर फ्रांस वो वापस आया, फिर से सत्ता हाथी आया, जिसे हम लोग 100 दिन की सत्ता सरकार कहते हैं। लेकिन इंग्लैंड और प्रसा की सेनाओं ने उसे फिर से युद्ध के लिए ललकारा। वाटरलू में निर्णायक युद्ध हुआ। इस निर्णायक युद्ध में वह हार गया और इसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 7वां, व्यक्तिगत द्वेष और अहंकार। नेपोलियन के सफलता में उसके व्यक्तिगत गुण और दोषों की भूमिका थी। वह अत्यधिक आत्मविश्वासी था और अक्सर दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करता था। उसकी महत्वाकांक्षा दूसरे दूरदर्शी फैसले लेने से रोकती थी। कई बार उसने बिना पूरी तैयारी के युद्ध शुरू कर दिए, जिसका परिणाम क्या निकला? उसे कहीं कहीं पराजय का सामना करना पड़ा। यदि पराजय नहीं भी हुई तो उसकी सेना को काफ़ी क्षति हुई और आम जनता का सहयोग उसे नहीं मिला। इतना होने के बाद हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने, जो एक महान योद्धा थे, महान योद्धा होने के बाद भी असफल रहे, तो इसके पीछे कुछ और कारण हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पेन में राष्ट्रवाद प्राद्वीपीय युद्ध में नेपोलियन के पराजय का मुख्य कारण था। इसी राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में फ्रांस शक्तिशाली बना था। दूसरे राज्यों में भी यही राष्ट्रवाद फैल रहा था। नेपोलियन ने यह भूल की कि स्पेन की राष्ट्रीय भावनाओं को उसने नहीं समझा। दूसरा, स्पेन की भौगोलिक स्थिति भी नेपोलियन के पराजय का कारण थी। स्पेन की पहाड़ी प्रदेश छापामार युद्ध शैली के अनुकूल था। संचार और यातायात पहाड़ी प्रदेश होने के कारण कठिन था, अतः विशाल फ्रांसीसी सेनाओं को रसद सामग्री का अभाव बना रहा। यह उचित कहा गया है कि स्पेन ऐसा प्रदेश था जहां छोटी सेनाएं हार जाती थी, बड़ी सेनाएं भूखे मर जाती थी। इंग्लैंड से स्पेन को निरंतर सहायता मिलती रही। प्रायद्वीप में अंग्रेजी सेनाएं भी पहुंच गई। फ्रांसीसी सेनाओं के पराजय का इससे निश्चित हो गया। स्पेन में नेपोलियन अपनी शक्ति को संगठित नहीं कर सका। उसे ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए मध्य यूरोप जाना पड़ा, अतः प्रायद्वीपीय युद्ध पर वह ध्यान नहीं दे पाया। अगर ऑस्ट्रिया युद्ध आरंभ न होता तो स्पेन में नेपोलियन को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिल जाता और उसे पराजय नहीं होती। नेपोलियन के लिए प्रायद्वीपीय युद्ध के परिणाम विनाशक सिद्ध हुए। नेपोलियन के 3 लाख उत्तम सैनिक वहाँ फंस गए और मध्य यूरोप में जो उसके उपयोग में आते, ऑस्ट्रिया और पर्सा में राष्ट्रवाद को स्पेन की राष्ट्रीयता ने प्रोत्साहित किया और फ्रांसीसी सेनाओं को स्पेन ने उसकी जो अजेय थी उसकी पृष्ठभूमि को नष्ट कर दिया। स्पेन में नेपोलियन के योग्य सेनापति फंस गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि नेपोलियन की पराजय जो है वह स्पेन पर आक्रमण करना और स्पेन के राष्ट्रवाद से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलना था। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि आप निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।